कहाँ तक कवर हो गया था पिछले क्लास? पिछले क्लास कहाँ तक कवर हो गया था? सर नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट किए थे आप। नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट किए थे। ये आई सर थिंक सो स्टार्ट हो गया था। हमने अमोनिया को कवर कर दिया था। हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में अमोनिया को कवर, सॉरी, ये नाइट्रोजन को कवर कर दिया था। नाइट्रोजन कवर हो गया था। नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ये सब बता दिया था। इसमें से तीन इंपॉर्टेंट बातें बताया था, आपको बताना है। अगर हम अमोनियम नाइट्राइट और ये अमोनियम, दिस वन इज नाइट्रेट, दिस वन इज नाइट्राइट एंड दिस वन इज डाइक्रोमेट। सर इमेज नहीं आ रहा क्लियर। सर वीडियो क्लियर नहीं है। अब ठीक है। चलो, ये बताए थे अगर हम अमोनियम क्लोराइड का हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा? ये क्या है? ये एक अमोनियम सॉल्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, NH3 प्लस HCl। किसी भी अमोनियम सॉल्ट, दिस वन इज अमोनियम सॉल्ट, हीट करेंगे तो अमोनिया, ये जो अमोनिया है ये H प्लस देगा और ये H प्लस Cl माइनस कंबाइन होकर HCl बना देगा। बट इसी तरह यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। ये क्या होगा? ये H प्लस देगा और ये अमोनिया बनेगा प्लस HNO3 बनेगा। कुछ आप लोग पढ़ते नहीं हो, ये HNO2 बनेगा। बट मैं बोला था ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर कर N2 में कन्वर्ट कर देगा। याद है या नहीं? यस सर। इसी तरह यहाँ पर भी क्या बोला था? ये भी अमोनियम सॉल्ट है, तो यहाँ पर अमोनिया प्लस N2O बनेगा। HNO3। हाँ, यहाँ पर ये इसको ऑक्सीडाइज कर कर N2O में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर भी अमोनिया प्लस H2Cr2O7, ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा, N2 में कन्वर्ट कर देगा। तो हम बताया था यही तीन अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट और डाइक्रोमेट है, जिसका हीटिंग इफेक्ट अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसका जब भी हम हीटिंग करते हैं तो नाइट्रोजन गैस मिलता है। नाइट्रेट का जब हीटिंग करते हैं तो N2O मिलता है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है। और इसको जब हीटिंग करते हैं तो क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। और इन जनरल किसी भी आपका अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग करेंगे तो अमोनिया मिलेगा। बट यहाँ पर ये जो दूसरा है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसलिए अमोनिया को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है। बट ये तीनों जो बन रहा है ये सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करता है? अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देता है N2 या N2O में। चलो, ये समझ में आ रहा है या नहीं? ये तो हम पिछले क्लास बताए थे, इसमें कोई नया चीज नहीं है। उसके बाद इसका दूसरा कंपाउंड कौन हो गया? तो अमोनिया खुद ही
कंपाउंड है अमोनिया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है कौन सा? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 5 ऑक्साइड्स है, वो पांचों इंपॉर्टेंट है, उसका एक एक प्रिपरेशन मेथड देखेंगे और उसका प्रॉपर्टी देखेंगे। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है HNO3। HNO3 यही सब नाइट्रोजन के बारे में आपको पढ़ना है। और फिर फोस्फोरस का कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे फोस्फिन हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ फोस्फोरस हो गया, और उसके बाद हाइलाइट्स ऑफ फोस्फोरस हो गया, और फिर लास्टली ऑक्सी एसिड्स ऑफ फोस्फोरस। आपको पता होगा फोस्फोरस बहुत सारा ऑक्सी एसिड्स बनाता है। तो यही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, और इसके बाद नाइट्रोजन फैमिलीज में और ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। तो हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड HNO3 को सॉरी अमोनिया को अभी डिस्कस करते हैं। तो अमोनिया में देखो क्या क्या है। तो सबसे पहला अमोनिया का हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा क्या है? लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। लेबोरेटरी में अमोनिया को कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले ये लिखा गया बाय एक्शंस ऑफ एनी लुईस बेस ऑन अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट, ये अमोनियम सॉल्ट पहले ये पता होना चाहिए। अमोनियम सॉल्ट है ना, एक एसिडिक नेचर का होता है। क्या अमोनियम सॉल्ट एसिडिक नेचर का होता है? क्यों? क्योंकि अमोनिया का हमेशा टेंडेंसी क्या होता है? NH3 और H+ ये रिलीज करता है। H+ रिलीज करने के कारण ये अमोनिया एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर इस एसिड का, ये जो अमोनिया है, अमोनियम सॉल्ट है, एसिड का किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? इसका काम क्या होगा? ये जो अमोनियम आपको दिख रहा है, अमोनियम क्या करेगा? H+ देगा, और ये H+ OH- कंबाइन कर कर वाटर निकल जाएगा, और ये जो बेस का जो केटाइंस है Na+ है, Na+ है, ये क्या करेगा? Cl- को लेकर NaCl बना देगा, और ये अमोनिया जो H+ छोड़ेगा और बेस जो OH- देगा वाटर बन जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा? अमोनिया रिलीज होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, किसी भी अमोनियम सॉल्ट का अगर बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो क्या मिलने वाला है? हमेशा अमोनिया गैस मिलता है। अमोनियम सॉल्ट का बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हमेशा सॉल्ट बनेगा, अमोनिया गैस निकलेगा, और फिर वाटर रिलीज होगा। इसी तरह अगर आपको याद हो कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को अगर हम बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते थे, सॉल्ट बनता था, वाटर बनता था, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता था। शायद हम पिछले क्लास के कार्बन कंपाउंड्स में बताए थे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का टेस्ट। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट कराते थे तो क्या मिलता था? सॉल्ट मिलता था, वाटर मिलता था, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता था। इसी तरह जैसे अमोनियम सॉल्ट को बेस के प्रेजेंस में ट्रीट कराने पर क्या होता था? क्या निकलेगा? सॉल्ट, वाटर और अमोनिया। तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन, जैसे यहाँ पर देख लो और भी रिएक्शन लिखा गया है, तो आप रिएक्शन को कैसे सोचोगे? याद नहीं करना है कुछ भी, यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ये भी देखो, एक अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट है, ये अमोनियम सॉल्ट कैसे बना होगा? अगर आपको अगर पूछ दिया जाए अमोनियम सॉल्ट कैसे बना होगा, बताओ, ये अमोनियम सॉल्ट कैसे बना होगा? उसका बेस एंड एसिड से NH4 हाँ, OH बेस, एंड बिल्कुल। H2SO4। नहीं, ये अमोनियम सॉल्ट बेसिकली, ये अमोनियम सॉल्ट इट इज फॉर्म जब अमोनिया 2 मोल अमोनिया H2SO4 से रिएक्शन किया होगा तब ये सॉल्ट बना होगा। जैसे मैं बोलूं ये अमोनियम सॉल्ट है, कैसे बना होगा बताओ? जब अमोनिया और HCl रिएक्ट किया होगा तो ये अमोनियम सॉल्ट बना होगा। समझ रहे हो ये चीज? जैसे ये अमोनियम सॉल्ट है, ये कैसे बना होगा बताओ? H3PO4 एंड NH3 के रिएक्शन। गुड। तो ये सॉल्ट अमोनिया और H3PO4 रिएक्ट किया होगा तो ये सॉल्ट बना होगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा जी, ये अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, हमको पता है। और ये अमोनिया, आपको बता चुका हूँ कि अमोनियम आयन एक एसिड है, क्योंकि ये H+ देगा। तो ये क्या करेगा? ये जो अमोनियम आयन है, यहाँ पर देख पा रहे हो, क्या करेगा? ये जो अमोनियम आयन है, यहाँ पर 2 अमोनियम आयन है, तो 2 H+ देगा, 2 H+ देगा, और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या का? देखो यहाँ पर पानी कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता तो OH देता, बट ये कैल्शियम ऑक्साइड है तो ये क्या देगा? ओनली ऑक्सीजन देगा। और क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन जाएगा। और ये देखो यहाँ पर 2 H+ दिया है ना, मतलब 2 अमोनिया निकला होगा, इसके 2 मोल अमोनिया, और ये जो इसका कैल्शियम बेस का केटायन, और ये जो एसिड है, एसिड का एनायन मिलकर क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट। ये समझ में आ रहा है ये रिएक्शंस? यस सर। यस हाँ, इसी तरह देखो ये वाला समझो आप, थर्ड वाला रिएक्शन वही सेम टाइप का। देखो ये अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम और फोस्फेट है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो? अमोनियम, ये 3 H+ देगा, ये 3 H+ देगा। अब ये 3 H+ देगा तो ये 3 OH- देना चाहिए, बट ये इसका फॉर्मूला में देखोगे 2 ही OH- ये दे सकता है।
तो हमको क्या करेगा, स्टेचोमेट्री को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। स्टेचोमेट्री को बैलेंस करने के लिए हम क्या किए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये टोटल कितना H+ दे सकता है, अभी अमोनियम आयन टोटल 6 H+ दे सकता है, और ये 6 OH- भी दे सकता है, ये बेस 6 OH- दे सकता है। तो ये दोनों कंबाइन कर क्या बन जाएगा, 6 पानी बन जाएगा। और ये 6 अमोनियम आयन H+ दिया है तो 6 मोल अमोनिया निकलेगा, और साथ ही साथ मैग्नीशियम आयन, बेस का केटायन और एसिड का एनायन मिलकर क्या बना लेगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट। समझ रहे हो ये चीज, ये रिएक्शंस? यस सर। चलो ओके गुड। उसके बाद आगे देखो, आगे देखो। तो पहला पहला प्रिपरेशन अमोनिया कैसे करना है, तो अमोनिया का प्रिपरेशन, जब हम अमोनियम सॉल्ट को किसी बेस के प्रेजेंस में ट्रीट कराएंगे तो अमोनिया निकलेगा। दूसरा, बाय सिंथेसिस ऑफ एनी नाइट्राइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस। नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, दिमाग में एकदम बसा लो। क्या करना है, ये जो भी हाइड्रोलिसिस, तीनों हाइड्रोलिसिस जो दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में देखोगे नाइट्राइड का अगर हाइड्रोलिसिस पूछेंगे तो या तो एल्युमिनियम पूछेगा, या तो मैग्नीशियम, या तो कैल्शियम। इसी तीनों का नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। क्या करना है, दिमाग खोलकर सुनो अभी। क्या करना है, देखो आप इन तीनों में ना, ये तो पता है ना, मेटल वाला हमेशा केटायंस होता है और नॉन मेटल वाला हमेशा एनायन होता है। तो इन तीनों में केटायंस आपको पता लग रहा होगा कि पहला में केटायन एल्युमिनियम है, और दूसरा में केटायंस मैग्नीशियम है, और तीसरा में कैल्शियम है। तो क्या करना है, सिंपली क्या करना है, केटायन वाला को देखो, पानी को आप H+OH- में तोड़ दो, केटायन को हमेशा वाटर का एनायन दो, OH- दो। अगर एल्युमिनियम वाटर का OH- ले लेगा तो क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और इसके इसके जो एनायंस है, N3- जो एनायंस है, वाटर का क्या ले लेगा, H+ ले लेगा और अमोनिया बना लेगा। समझ रहा है ये रिएक्शंस का टाइप्स। वाटर को H+OH- में तोड़ दीजिए, ये जो एल्युमिनियम नाइट्राइड है तो इसका केटायंस पार्ट को OH- दीजिए, और एनायंस पार्ट को क्या, H+ दीजिए। तो इसी तरह देखो सेकंड वाला रिएक्शन, सेकंड वाला रिएक्शन क्या, मैग्नीशियम नाइट्राइड है। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड है, तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम, 3 मैग्नीशियम है, 3 मैग्नीशियम है, और क्या वाटर से हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो ये कितना, मैग्नीशियम का फॉर्मूला आपको पता है, हाइड्रोक्साइड के साथ अगर देखोगे तो MgOH2 होता है मैग्नीशियम OH2। बट यहाँ पर 3 मैग्नीशियम होने के कारण हम 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि टोटल ये कितना OH- लिया है, ये टोटल 6 OH- लेगा। अगर ये 6 OH- लेगा तो यहाँ पर 6 OH- आना भी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 6 OH- दे सकता है। इसके पास 6 H+ भी है। तो नाइट्रोजन, यहाँ पर जो नाइट्राइड है क्या करेगा, एक अमोनिया बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन, तो आपके पास 6 H+ है, तो दोनों कंबाइन करके क्या बना लेगा, 2 मोल अमोनिया। इसी तरह देखो ये सेकंड वाला रिएक्शन, ये लिथियम नाइट्राइड का आप देखो समझ कर कैसे करना है। लिथियम नाइट्राइड, लिथियम को हमेशा OH- दो, नाइट्रोजन को हमेशा, नाइट्राइड को हमेशा H+ दो। क्या ये थर्ड वाला रिएक्शन एनालाइज करके देखो समझ में आता है या नहीं, बताओ मुझे थर्ड जल्दी। ये सर समझ में आ गया। अच्छा ओके। तो यही हाइड्रोलिसिस का मतलब, या तो एल्युमिनियम नाइट्राइड, या तो कैल्शियम नाइट्राइड, या तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, या तो लिथियम नाइट्राइड का जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम अमोनिया गैस मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो एनसीईआरटी बुक में आपके लिखा हुआ है, तो ये भी एक बार पढ़ लो, क्या देखो है। अमोनिया, हम लोग जानते हैं कि अमोनिया इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट इन एयर एंड सॉइल, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, which is formed by the decay of nitrogenous oxygen organic matters, यूरिया। हम जानते हैं यूरिया का जब भी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यूरिया को हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कैसे याद रखना है, देखो अब ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो जब भी हाइड्रोलिसिस, पानी है यहाँ पर, पानी है तो क्या H+ है और OH- है, मतलब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से। तो क्या करना है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है ना, अमोनियम कार्बोनेट बनता है। जब भी हम यूरिया का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। कैसे बना होगा आप समझ सकते हो, देखो अब ये नाइट्रोजन NH2 दिख रहा है, इसको अमोनियम बना दो, ये वाला पार्ट से अमोनियम, इसी तरह ये वाला पार्ट से अमोनियम। अमोनियम बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन दोगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन दोगे, और इसी तरह कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन
4 हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और बचा हुआ। अगर 2 पानी लेंगे तो टोटल आपके पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो ये 2 ऑक्सीजन, ये जो C डबल बॉन्ड हो है 2 ऑक्सीजन लेकर कार्बोनेट बना लेगा, ये अमोनियम कार्बोनेट बना लेगा। और आपको पता है कि अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सॉल्ट का जब भी हीटिंग करते हैं तो क्या मिलता है, अमोनियम मिलेगा और एसिड मिलता है, अमोनिया और एसिड मिलता है। अगर एसिड पार्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा, एजेंट होगा, तो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देगा N2 में। बट यहाँ पर ये जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ना कार्बोनिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसलिए क्या करेगा, अमोनिया को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, अमोनिया और H2 और CO2। H2CO3 बेसिकली क्या है, कार्बोनिक एसिड है। तो चलो ये भी ज्यादा नहीं है, तो ये भी आप किसी भी मतलब अमोनिया यूरिया का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, और अमोनियम कार्बोनेट का जब हम हीटिंग करते हैं तो अमोनिया रिलीज होता है। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या ध्यान रखना है, अगर हम किसी भी नाइट्रेट और नाइट्राइट का जब भी हम जिंक बेस के प्रेजेंस में जब भी हम रिएक्शंस कराते हैं तो अमोनिया रिलीज होता है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शंस है। देखो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे रिएक्शंस भी लिखा गया है। देखो ये नाइट्रेट है, ये ऊपर वाला नाइट्रेट है और नीचे वाला नाइट्राइट है। ये नाइट्रेट और नाइट्राइट, यहाँ पर बेस है। तो आपको क्या करना है, जब भी जिंक और बेस दिखे, जिंक बेस के प्रेजेंस में ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट क्या बनता है, अमोनिया गैस रिलीज करता है। यहाँ पर भी जिंक बेस के प्रेजेंस में नाइट्राइट क्या करता है, अमोनिया गैस रिलीज करता है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर समझो, ये जो बेस है, ये बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, तो ये एक प्रोडक्ट फिक्स है, एक अमोनिया तो निकलेगा ही, और साथ ही साथ क्या करना है, ये जो केटायंस है इसके एनायन के साथ, सॉरी ये यहाँ पर तो एनायन के साथ नहीं बोल सकते हो, ये आपको पता हो कि एक प्रोडक्ट अमोनिया होगा और दूसरा जिंकेट बनेगा, इसको हम जिंकेट आयन बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो ZnO2 अगर आपको अगर याद हो तो जिंक एक एम्फोट्रिक मेटल्स है, आपको पता है जिंक एक एम्फोट्रिक मेटल्स है। जब भी हम जिंक का NOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते थे तो सोडियम जिंकेट बनता था। इसी तरह एल्युमिनियम को NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बताओ मुझे। एल्युमिनियम इज आल्सो एन एम्फोट्रिक मेटल। एल्युमिनियम का अगर हम NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, और ये दोनों तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। एल्युमिनियम का एसिड के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन, जिंक का एसिड के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन। एल्युमिनियम का HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, बताओ। अरे यार इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछ दिया हूं मैं क्या, मैं बोला कि एल्युमिनियम का HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम का, हाँ AlCl3 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। इसी तरह एल्युमिनियम का NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, AlOH। अच्छा AlOH, अच्छा AlOH थ्राइस। सर H2O होल 6 ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा। अच्छा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तुमको तो सही में हमको गुस्सा आ रहा है तुम पर, तुम बोलता क्यों है। एक बार मैं ये सब पढ़ाया हूँ, ये सब तो हमें लगता है कि आई थिंक तो 10th क्लास से ये सब पढ़ते आ रहे हो कि जब भी बेस के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या, NaAlO2, ये मेटा एल्यूमिनेट करता है और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो ये सब रिएक्शंस तो याद ही होना चाहिए आपको कि एल्युमिनियम का एक एम्फोट्रिक मेटल्स है, एसिड के प्रेजेंस में भी हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व करता है और बेस के प्रेजेंस में भी हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व करता है। यहाँ पर जैसे एल्युमिनियम बेस के प्रेजेंस में एल्यूमिनेट बनाता है, इसी तरह जिंक वाला भी रिएक्शन पीसी होगा। अगर जिंक होगा तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर अगर जिंक रहेगा तो क्या बनेगा, Na2ZnO2, क्योंकि ये जो मेटा एल्यूमिनेट का वैलेंसी जो होता है ना, मेटा एल्यूमिनेट का ये -1 होता है, और ये जिंकेट का जो वैलेंसी होता है ZnO2 ये जिंकेट आयन है। तो ये समझ में आ रहा है कि जिंक और एल्युमिनियम एम्फोट्रिक मेटल्स है, तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर क्या बनाता है, आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। चलो
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा लिंक देखो, रिएक्शंस को याद करने बैठोगे तो याद नहीं होगा, थोड़ा सा चीजें को लिंक करके याद करो, लिंक करके लिंक बेस बनाओ उसको किसी तरह, तब वो रिएक्शंस याद करोगे। ऐसे पेन कॉपी लेकर याद करने बैठोगे नहीं याद होगा, इसलिए थोड़ा 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 पीछे वाला चीज से लिंक करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो, आपको जब भी मैं बोला कि नाइट्रेट और नाइट्राइट दिखा, जिंक और बेस दिखा, हमेशा एक प्रोडक्ट फिक्स अमोनिया, और ये दोनों देखते ही मेरे दिमाग में ये भी बनेगा कि एक जिंकेट बनेगा, सोडियम जिंकेट। जैसे एल्युमिनियम के केस में एल्युमिनियम NaAlO2 बनता है, इसी तरह सोडियम के केस में Na2ZnO2 बनेगा, जिंकेट बोलते हैं, जिंकेट आयन, सोडियम जिंकेट, और एक पानी तो निकलेगा ही। तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शंस को थोड़ा, ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसको बैलेंसिंग करने भी आपको आना चाहिए। ये देखो कैसे बैलेंस करना है, यहाँ पर ये जिंक है, हम जिंक का देखो, जिंक का यहाँ पर देखोगे तो जिंक तो हमेशा क्या होता है, +2 में जाता है, ये +2 में गया, +2 में जाता नहीं, यहाँ पर देखोगे जिंकेट आयन में तो जिंक +2 में होगा, और जिंक +2 में होगा तो इसका n फैक्टर 2 है। इसी तरह इसका n फैक्टर देखोगे तो ये +3 में है, नाइट्राइट है +3 में है, और ये अमोनिया -3 है। तो पर एटम चेंज देखोगे तो कितना का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, और नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर n फैक्टर इसका 6 है, यहाँ पर n फैक्टर इसका 2 है। तो मैं भी क्या बोला हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। यस तो सर। यहाँ पर क्या, हाँ ये यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर क्या होगा 1:3, तो 3 इसलिए यहाँ पर क्या देख रहे हो, 3 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग। तो हम यहाँ पर 1 और 3 बैलेंस, 1 और 3 मल्टीप्लाई कर दिए, एटम्स को बैलेंस कीजिए, यहाँ पर 3 जिंक है, तो 3 जिंक के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद और एटम को बैलेंस करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 सोडियम हो गया, तो यहाँ पर देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नीड टू बी बैलेंस। इसी तरह देखो यहाँ पर सोडियम इधर टोटल, सॉरी यहाँ पर सोडियम टोटल कितना है, यहाँ पर 5, यहाँ पर टोटल 6 है, तो यहाँ पर एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद देखो और सब चीज बैलेंस है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, या हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो यहाँ पर बैलेंस के बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 हाइड्रोजन, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कहीं है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन के लिए एक पानी यहाँ पर देना पड़ेगा, H2O देना पड़ेगा, H2O दे दिए, तो इधर टोटल ऑक्सीजन क्रॉस चेक करने के लिए, ऑक्सीजन इधर देखोगे तो कितना है, 6 है, यहाँ पर 6 और एक 7, इधर भी 7 ऑक्सीजन होना चाहिए, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन और यहाँ पर 5 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, गलती हो रहा है कहीं क्या, हाँ इधर भी तो यहाँ पर देखो 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, बैलेंस। इसी तरह से आप रिडॉक्स रिएक्शंस का बैलेंसिंग कर सकते हो। इसी तरह से ये रिएक्शंस भी बैलेंस कर लीजिए, जैसे ऊपर वाला किया ना, सेम मेथड से। मतलब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, अगर नाइट्रेट और नाइट्राइड हो, अगर उसको जिंक और बेस के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, तुरंत अमोनिया निकलेगा, तुरंत क्या निकलेगा, अमोनिया निकलेगा, ये दिमाग में बैठा लो। जैसे एक बार जेई जैसे एग्जाम्स में एक बार देखो कैसे क्वेश्चन पूछे थे, क्या जेई में क्वेश्चन था कि एक नाइट्रेट और नाइट्राइड था, नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्राइड था, अगर उसको बेस के प्रेजेंस में ट्रीट किए तो क्या होगा, थोड़ा अमोनिया निकला, अमोनिया निकला, और फिर बोला कि हम उसको जिंक और बेस के प्रेजेंस में ट्रीट कराएं तो फिर से अमोनिया गैस रिलीज होना शुरू हो गया। तो आपको ये पूछा था ना, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड अननोन कर दिया था, ये कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा था वो, थोड़ा तो क्वेश्चन अच्छा लेवल वाला हो गया। तो ये रिएक्शंस अभी थोड़ा देर पहले, तो अगर देखोगे तो मैं पढ़ाया हूँ, अभी तुरंत थोड़ा देर पढ़ाया था कि अमोनियम नाइट्रेट नाइट्राइड को बेस के प्रेजेंस में ट्रीट करते, क्योंकि ये एसिड होता है, एसिड का बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया निकलता, साथ ही साथ क्या होता था, ये सोडियम के साथ इसका एनायन सोडियम नाइट्रेट या नाइट्राइट बनेगा। इसी तरह जिंक बेस के प्रेजेंस में अभी रिएक्शंस पढ़ोगे, सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइट का रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया गैस रिलीज होता है। तो ये दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर पूछ लिया था, और ये दोनों चीज मैं इसी पेज में पढ़ाया हूं। आगे देखो, अब ये अमोनिया का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, अमोनिया का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड दैट इज हैबर प्रोसेस।
तो हैबर प्रोसेस आप जानते होंगे, एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो डायग्राम फॉर्म में दिया हुआ है। तो डायग्राम फॉर्म यहाँ पर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना ध्यान रखना कि जब भी हम नाइट्रोजन, वहां पर देखोगे नाइट्रोजन 3 मोल अमोनिया के साथ 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर 2 मोल अमोनिया फॉर्म होता था। ये मैं आपको थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में जरूर बताया होगा कि थर्मोडायनामिक्स में ये जरूर बताया होगा कि ये जो रिएक्शंस है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं दैट दे आर फेवर्ड एट लोअर टेम्परेचर। और साथ ही साथ इसका डेल्टा एनजी देखोगे, डेल्टा एनजी देखो प्रोडक्ट साइड 2 मोल, रिएक्टेंट साइड 4 मोल, तो डेल्टा एनजी निगेटिव है। डेल्टा एनजी निगेटिव है तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर लोअर वॉल्यूम पर ये रिएक्शंस फेवर्ड होगा। फेवर्ड होने का मतलब होता है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, आपको क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर एंड लोअर वॉल्यूम मेंटेन करना पड़ेगा। इस रिएक्शंस को मैक्सिमाइज करने के लिए अमोनिया का मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आपका डायरेक्शन से मूव करे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये एग्जाम में पूछते हैं कि हाउ द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया कैन बी मैक्सिमाइज इन द हैबर्स प्रोसेस। तो एक बार दिमाग में रखना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये लोअर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन फेवर्ड होता है, और साथ ही साथ इसका डेल्टा एनजी निगेटिव है, इसलिए क्या, इसलिए हायर प्रेशर या लोअर वॉल्यूम मेंटेन करेंगे तो अमोनिया का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो यही 2 चीज लिखा गया। प्रेशर, हाई प्रेशर ऑलमोस्ट 200 एटीएम प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, ये 200 याद करना रखना। और यहाँ पर लो टेम्परेचर मतलब मिनिमम 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रखना पड़ेगा, मिनिमम टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हो तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर आप टेम्परेचर, बोला गया टेम्परेचर मिनिमम 500 मिनिमम टेम्परेचर रखने की, बट अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर दूं तो ये रिएक्शन होगा, मिनिमम 500 रखना पड़ेगा। 500 से नीचे रखोगे तो होगा ही नहीं ये रिएक्शन, तो मिनिमम 500 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। अगर आप 500 डिग्री सेल्सियस से कम कर देते हो तो क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन है ये ब्रेक डाउन नहीं होता है। अगर आप मान लो कि 200 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो ये जो नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है ये नाइट्रोजन ब्रेक नहीं होगा। नाइट्रोजन ब्रेक, क्योंकि हम जानते हैं नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए टेम्परेचर मिनिमम 500 रखना है आपको। यहाँ पर इस रिएक्शंस में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट भी एग्जाम में अक्सर पूछा करते हैं, तो कैटलिस्ट ध्यान रखिएगा, आयरन ऑक्साइड, और यह सिंपली आयरन भी लिखा जा सकता है along with small quantities of K2O and Al2O3। तो इसमें जो कंडीशन पार्ट है, कंडीशन पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, कितना मिनिमम टेम्परेचर, हायर प्रेशर मेंटेन करना, कितना मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ये सब वगैरह वगैरह पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद एक और प्रिपरेशन मेथड है, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनामाइड। तो पहले मैं बता दूं ये साइनामाइड होता क्या है। एक देखो यहाँ पर देख रहे हो कि इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो देख पा रहे होगे इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनाइड। ये क्या है, कैल्शियम साइनाइड। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो दिस वन इज कैल्शियम साइनामाइड। ये क्या है, यहाँ पर CN2 है और यहाँ पर CN2 है, यहाँ पर CN2 है, तो इसको हम बोलते हैं साइनामाइड, और इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड। तो अगर ये साइनाइड है तो ये देखो कैसे, यहाँ पर पहला ये कैल्शियम साइनामाइड कैसे बना, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का कोक के प्रेजेंस में नाइट्रोजन का रिएक्शन कराएं, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड कोक प्लस नाइट्रोजन का रिएक्शन कराएं, इन सब मिक्सचर का रिएक्शन कराएं, तो क्या होगा, कैल्शियम साइनामाइड बन गया। कैल्शियम साइनामाइड इज CaCN2। बेसिकली CaCN2, ये CaCN2 क्या है, इसमें कैल्शियम आयंस है और साथ ही साथ क्या है, साइनामाइड आयन। इसमें क्या है, कैल्शियम आयंस और साइनामाइड में कभी कभी देखा गया कि हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेते हैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो इसका स्ट्रक्चर मैं बना दिया हूँ, इस पर 2 माइनस है तो क्या करो, एक माइनस एक नाइट्रोजन पर, एक माइनस एक नाइट्रोजन पर रख दो। और ये इसमें कार्बन देखोगे इसमें sp हाइब्रिडाइज है विद थीटा 180 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी ध्यान रखना, साइनामाइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर भी मैं इसलिए यहाँ पर बना दिया हूँ। तो अब देखो इसमें पता चल गया कि यहाँ पर कैल्शियम आयन और ये साइनामाइड आयन। तो जब भी हम इसका क्या करते हैं, कैल्शियम साइनामाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या कैसे सोचना है, देखो
कैसे सोचना है इसका, इसका हाइड्रोलिसिस कैसे ध्यान में रखोगे, याद रखोगे। देखो हमको ये पता है ये मेरा क्या है, साइनामाइड आयन। तो साइनामाइड आयन तो यहाँ पर क्या करना है, ये देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अमोनिया बनाने के लिए इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। और इस नाइट्रोजन को अमोनिया बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन की जरूरत है। और ये कार्बन जो दिख रहा है ना, कार्बन क्या करेगा, ये कार्बोनेट में बदलना चाहेगा, कार्बन कार्बोनेट में बदलना चाहेगा। ये दोनों तो अमोनिया बाहर निकल जाएगा और ये कार्बोनेट, कार्बोनेट यहां से निकलेगा। और ये कार्बोनेट और ये कार्बोनेट और ये जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम दोनों कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम आयन क्या उठाएगा, कैल्शियम आयन, ये जो साइनामाइड है, साइनामाइड में कार्बन है, ये वाटर का ऑक्सीजन लेकर क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ 2 मोल नाइट्रोजन रिलीज होगा। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि कैल्शियम साइनामाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलता है, कैल्शियम और कार्बोनेट, कार्बोनेट मिलता है और साथ ही साथ 2 मोल अमोनिया गैस रिलीज होता है। समझ में आ रहा है या नहीं? ये सर समझ में आ गया। अच्छा आता है। सर सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ सर अभी ठीक है। इससे पहले नहीं दे रहा था। अच्छा चलो ओके। हाँ मैं ये बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अमोनिया को ड्राई करने के लिए, अमोनिया को ड्राई करने के लिए हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। और आप ध्यान रखना ये तीनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट कभी भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। कौन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, P4O10 और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये तीनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों नहीं यूज करते हैं इसको समझो। क्योंकि जब आप H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कीजिएगा तो जो ये अमोनिया है ना, अमोनिया एक अच्छा बेस है। ये अमोनिया क्या करता है, H2SO4 के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, एसिड बेस रिएक्शंस हो जाता है और ये अमोनियम सॉल्ट बना लेता है। तो कहाँ, यहाँ हाइड्रो, यहाँ पर मॉइस्ट कहाँ किया इसको, इसके साथ रिएक्शंस कर लिया। अगर आप देखो, अगर आप P4O10 यूज करोगे, P4O10, तो ये P4O10 क्या है, एक एसिड है। आपको अगर पता है तो मैं बताया हूं कि P4O10, यहाँ पर P4O10 में फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बताओ मुझे। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फोस्फोरस इन P4O10?
सर उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। 5 +5 अच्छा +5। ये तो इतना देर लगाओगे यार आप लोग, मतलब थोड़ा थोड़ा तो ये पहले भी पढ़ा होगा कि फास्फोरस का दो ही ऑक्साइड में इंपॉर्टेंट है, एक P4O6 और एक दूसरा P4O10। और इन दोनों का स्ट्रक्चर भी मैं आपको जरूर ना जरूर आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया होगा, केमिकल बॉन्डिंग में। और ये दोनों पीछा भी करते हैं। P4O6 का स्ट्रक्चर, P4O10 का स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड। कोई मुझे ये बताएगा P4O6 में नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितना है P4O6 में और या P4O10 में? इन दोनों का स्ट्रक्चर कोई बनाएगा, आता है बनाने के लिए? नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड? हाँ, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन P4O6। सर 6 पीओपी बॉन्ड होता है। 6 पीओपी बॉन्ड होता है, 6 पीओपी बॉन्ड होता है, सही में? चलो देख लो कितना होता है, मैं एक बार बना देता हूँ फिर से। P4O6 तो कैसे बनाना है? इसको बनाने के लिए क्या करो, 4 फास्फोरस है, चारों को यहाँ रख दो। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रख दिया। अगर इन सबको कंबाइन कर दिया, ऐसे कंबाइन कर दिया, इस तरह से कंबाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये आपका P4 बन जाएगा, P4 बन जाएगा। बट P4 बन जाएगा, ये P4 आपका व्हाइट फास्फोरस है। देखो फास्फोरस का भी 3 एलोट्रोप्स है, एक व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, 3 फास्फोरस है। तो ये पहले ये व्हाइट फास्फोरस है। व्हाइट फास्फोरस को अगर बहुत सारा व्हाइट फास्फोरस को कंबाइन करोगे तो आपका रेड फास्फोरस बन जाएगा, और रेड फास्फोरस और फिर उसके बाद ब्लैक फास्फोरस है। ब्लैक फास्फोरस को हेक्सागोनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और सबसे ज्यादा स्टेबल्स होते हैं। भाई यहाँ पर देखो ये तो P4 है। अगर आपको P4O10 बनाना है, P4O6 बनाना है तो क्या करना है? ये जो 4 फास्फोरस है ना, ये 4 फास्फोरस आपको दिखाई दे रहा है, हर एक के बीच में एक एक ऑक्सीजन रख दीजिए, सबको मिला दो एक बार। 4 फास्फोरस, 4 ऑक्सीजन यूज हो गया, एक ऑक्सीजन और है, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बना दिया, एक ऑक्सीजन और है, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बना दिया। बिल्कुल गुड, आपने बिल्कुल बोला कि नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड टोटल 6 होगा। इसी तरह P4O10 कैसे बनेगा? P4O10 कैसे बनेगा बताओ मुझे जल्दी से। सर वो स्ट्रक्चर सेम ही होगा, P से डबल बॉन्ड O हो जाएगा, 4P से 4 डबल बॉन्ड O। हर एक फास्फोरस के पास डबल बॉन्ड हो जाएगा ऐसा। ये P4O10 हो गया, ये P4O10 हो गया। तो इसमें अभी भी नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड अगर पूछेगा तो हम बोलेंगे 6। अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड हो तो कितना बोलोगे? 4 में 4 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड पूछेगा तो क्या बोलोगे? P सिंगल बॉन्ड हो तो कितना होगा इस स्ट्रक्चर में? P सिंगल बॉन्ड हो 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा। गुड, 12। देखो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 ये सब पीओ बॉन्ड है, टोटल 12 हो जाएगा ये। चलो ये सब स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं आजकल हम। यहाँ पर आप आ जाओ। एक चीज और भी मैं बताया था, पिछले क्लास में बता रहा था कि जब ये P4O10 यहाँ पर फास्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, जब भी हम इसको पानी में डालेंगे तो हमेशा क्या करता है, किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालने पर हमेशा ऑक्सी एसिड बनाता है। ये कौन सा ऑक्सी एसिड बनाएगा बताओ? अब ये +5 वाला फास्फोरस का कोई एसिड है? हाँ बिल्कुल गुड, H3PO4 में देखोगे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालने पर इट इज फिक्स दैट हमेशा ऑक्सी एसिड बनाएगा और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी फिक्स रहता है। समझा ये चीज? ये +5 वाला ऑक्सी एसिड फास्फोरिक एसिड बनाएगा। तो देखो मैं ये यहाँ पर थोड़ा लिंक करके क्या बताना चाहता हूँ, इसको समझिए। ये जो P4O10 है, ये क्या है बेसिकली? ये P4O10 क्या है बेसिकली? ये फास्फोरिक एसिड है। अब ये फास्फोरिक एसिड और यहाँ पर क्या है आपका बेस है, अमोनिया है। ये दोनों रिएक्शंस कर क्या बना लेगा? अमोनियम फोस्फेट बनाएगा। कैसे अमोनियम फोस्फेट बनाएगा? हम जानते हैं कि P4O10, तो क्या सोचना है दिमाग में, P4O10 मतलब H3PO4 हमेशा एसिड का एनायन पार्ट, फोस्फेट पार्ट, और बेस का क्या, केटायन पार्ट, कंबाइन होकर क्या सॉल्ट बनाता है। तो ये कौन सा सॉल्ट बनाएगा? अमोनियम फोस्फेट बनाएगा।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ना तो हम H2SO4 यूज कर सकते हैं और ना तो हम P4O10 यूज कर सकते हैं। आप बताओ, बोलोगे सर कि कैल्शियम क्लोराइड में क्या प्रॉब्लम है? तो ये बात ध्यान रखना कि कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसलिए वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये नेक्स्ट पेज में देखोगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि देखो क्या अमोनिया के साथ कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन कर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ध्यान रखना, कभी भी अमोनिया को मॉइस्ट करने के लिए ना तो हम P4O10 यूज करते हैं, ना तो हम कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं, ना तो हम H3PO4 यूज करते हैं। ये तीनों को कभी भी अमोनिया को ड्राई करने के लिए कभी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज नहीं किया जाता है। तो बोलो क्या करेंगे हम, कैसे डिहाइड्रेट करेंगे? तो उसके लिए ध्यान रखना, हम हमेशा क्विक लाइम को करते हैं। अमोनिया को ड्राई करने के लिए हमेशा क्विक लाइम का यूज करते हैं। और हम जानते हैं क्विक लाइम भी वो बेस और अमोनिया भी बेस, और बेस का आपस में रिएक्शन नहीं होगा। और ये सिंपली क्या करेगा, ये जो अमोनिया से पानी खींच लेगा, पानी क्या करेगा, खींच कर क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बात समझ में आ गया, अमोनिया को कैसे ड्राई करोगे? अमोनिया को ड्राई कैसे करना है? अमोनिया को ड्राई करने के लिए हमेशा क्विक लाइम को यूज करना है। कभी भी आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे H2SO4, P4O10 और कैल्शियम ऑक्साइड को यूज नहीं करना। क्यों नहीं यूज करना, उसका प्रॉब्लम भी मैं बताया, क्या क्या प्रॉब्लम आ जाता है ये बताया। उसके बाद चलो इसका प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लो, ऐसा कुछ खास नहीं है प्रॉपर्टीज में, एक बार पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लो एक बार जल्दी से। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। और आपको ये भी पता है कि अमोनिया जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अमोनिया के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसलिए क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली हाई होता है, एज वाटर का जैसे हाई होता है। तो यही चीज लिखा गया है। और हम जानते हैं ये चीज जो दिया हुआ है, हम आयनिक इक्विलिब्रियम से ही पढ़ते आ रहे कि एक अमोनिया गैस को पानी में डालने पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन और OH माइनस में टूट जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन से। और ड्यू टू दिस प्रोडक्शन ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड आयन, ये जो क्या होता है, अमोनिया बेसिक नेचर्स का होता है, अमोनिया बेसिक नेचर्स के होता है और पानी में एक्सटेंसिवली सॉल्युबल्स होता है। ये बात ध्यान रखना आपको। अगर ये बेस है तो लिटमस पेपर का क्या इफेक्ट होगा? लिटमस पेपर, इट विल चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। आपको पता है कि बेस जो होता है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, और एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये क्या है, एक वीक ल्यूइस एसिड है, क्योंकि ये लोन पेयर देकर H+ को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको वीक ल्यूइस एसिड बोलते हैं। और ये कंबाइन विथ एनी अमोनियम सॉल्ट। हाँ, ये तो बता चुका हूँ, ये कोई नया नहीं है। ये जो अमोनियम सॉल्ट है, ये अमोनियम सॉल्ट देख रहे हो, ये अमोनियम सॉल्ट बना कैसे होगा? जब आपका अमोनिया और HNO3 रिएक्ट किया होगा। ये अमोनियम सॉल्ट कैसे बना होगा? जब अमोनिया H3PO2 रिएक्ट किया होगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट कैसे बना? ये जो देख रहे हो ना, नाइट्रोजन का फोस्फोरस का जो 3 मेन ऑक्सी एसिड होता है, एक फोस्फोरिक एसिड जिसका N फैक्टर 3 होता है, एक होता है फोस्फोरस एसिड, उसका N फैक्टर कितना होता है? फोस्फोरस एसिड का N फैक्टर कितना होता है बताओ? 2 sir, 2. 2 होता हाँ, है। तो इसका 2 होता है और इसका N फैक्टर, इसको हम बोलते हैं 1 sir. हाइपोफोस्फोरस एसिड। कैसे बताया था? ऑक्सीजन हमेशा देखो, ऑक्सीजन देखो 3 ऑक्सीजन मतलब N फैक्टर 2। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन मतलब N फैक्टर 1 माइनस कर देना, N फैक्टर 1। तो यहाँ पर देखो जैसे एसिड बेस रिएक्शन होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हमको पता है इसका N फैक्टर 2 है, तो ये 2 ही H+ दे सकता है। अगर ये 2 H+ देगा तो ये क्या बना लेगा, अमोनियम HPO3 बनाएगा, अमोनियम हाइपोफोस्फाइड आयन बनाएगा। चलो उसके बाद आगे देखिए, फिर देखो रिएक्शंस विद सॉल्ट। ये सब थोड़ा सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट है, तो इसको देख लीजिए। सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट है। तो ये क्या बोला कि जैसे एक चैप्टर्स होता है, जैसे जेई वगैरह में देखेगा ना, तो एक चैप्टर्स का नाम होता है सॉल्ट एनालिसिस। एक चैप्टर्स होता है सॉल्ट एनालिसिस। तो देखो ये सब जो बता रहा हूँ ना, वो सॉल्ट एनालिसिस वाला भी पार्ट है। जैसे
ये जो अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर, ये जो सॉल्ट देखोगे विच फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, तो ये ध्यान रखना, ये जो PbCl2 और ये PbCl2 और FeCl3 है, ये अमोनियम एक्वस अमोनिया, आपको मैं ये भी बताया था, एक्वस अमोनिया का मतलब ही होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाता है, एक प्रेसिपिटेट बनाता है। तो टॉपिक ये है सॉल्ट विच फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, तो ये ध्यान रखना, लेड और आयरन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर कर हाइड्रोक्साइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाता है। कैसा, PbOH2 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। इसी तरह FeOH3 ये भी कैसा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये ध्यान रखना, लेड और Fe अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन कर कर क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। इसी तरह दूसरा पार्ट है यहाँ पर देखो, सॉल्ट विच फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ध्यान रखना, जिंक वाला अक्सर ही जिंक अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर कर क्या बनाता है, पहले तो प्रेसिपिटेट बनाएगा। यही सेम रिएक्शन NaOH के साथ भी होता है। NaOH के साथ भी क्या होता है, NaOH के साथ पहले प्रेसिपिटेट बनाता है, अगर आप एक्सेस ऑफ NaOH पास कर दोगे तो क्या देखोगे, प्रेसिपिटेट धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व होगा। इसी तरह यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी इसी तरह जिंक का रिएक्शन इसी तरह ही होता है। जिंक पहले क्या करे, बनाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाएगा व्हाइट कलर का, अगर आप एक्सेस ऑफ अमोनियम सॉल्ट पास कर दोगे तो क्या होगा, देखो एक्सेस ऑफ अमोनिया पास कर दोगे तो देखो, एक्सेस ऑफ अमोनिया पास किए, पहले तो क्या बनाया, ZnOH2 और ये साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड बनाया। एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दोगे तो क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, पानी में घुल जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो ये भी ध्यान रखोगे कि कैसे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है अगर हम एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करते हैं तो। उसके बाद देखो तीसरा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो ये रिएक्शन तो मैं शायद आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बताया था कि कॉपर सल्फेट अमोनिया के साथ कंबाइन कर कर क्या बनाता है, स्विट्जर्स रिएजेंट बनाता है, ब्लू कलर का स्विट्जर्स रिएजेंट बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी तरह जैसे AgCl अमोनिया के साथ कंबाइन कर कर क्या ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बारे में भी, जैसे इसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, बताओ जल्दी से मुझे। So silver +1. +1 और कॉपर प्लस +2, बिल्कुल गुड, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल्स है तो एनायन के ऊपर -2, तो केटायंस के ऊपर भी +2, तो कॉपर के ऊपर +2 पड़ेगा। नाइट्रोजन फैमिली कौन पूरा पढ़ लिया, ये पूरा जो नोट्स दिया, 2-3 दिन तो छुट्टी था ना, पूरा पढ़ा, कौन पढ़ा पूरा, कोई भी ऐसा है जो पूरा पढ़ लिए हो? कोई नहीं, चलो यहाँ पर देखो। एग्जाम का रिवाइज। अच्छा, एग्जाम का रिवाइज कर रही थी, कब ये 30 तारीख का एग्जाम जो है? हाँ सर, टोटल 11 पार्ट एग्जाम है। अच्छा, उसमें तो नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, तो हाँ उसमें लगभग पूरा फिजिकल केमिस्ट्री है, तो उसको अच्छी तरह से रिविजन करो। क्वेश्चंस का लेवल इजी रहेगा, बट आपको रिविजन पूरा करोगे उतना पार्ट, लगभग केमिस्ट्री में देखोगे तो लगभग आधा केमिस्ट्री लगभग उसमें इंक्लूड हो गया है, तो उसमें अच्छा करने की फिजिकल कोशिश पार्ट करो। इजी है, लेकिन सर वो ऑर्गेनिक पार्ट में बहुत ज्यादा गलती है। ऑर्गेनिक पार्ट कौन सा? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पार्ट में बहुत ज्यादा वो मिस्टेक हो जाता है, तो इसीलिए मार्क्स थोड़ा ज्यादा कम हो गया। अच्छा,
तो ऑर्गेनिक पार्ट में जैसे क्या गलती होता है, मतलब ऐसा लगता है कि रिएक्शन हम पढ़े ही नहीं है क्या? नहीं सर, रिएक्शन सेम ही है, हम्म? आपका नोट्स नहीं है, लेकिन सर वो सर मेजर कंपाउंड करने में प्रॉब्लम होता है। क्या चीज मैंने क्या? मेजर कंपाउंड सर। मेजर कंपाउंड देखो, एक तो मैं पढ़ा दिया हूँ पूरा, तो आप एक बार जरूर पहले मॉड्यूल सॉल्व करें। मॉड्यूल सॉल्व करने से ये तो समझ में आएगा पहले कि किस किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो मॉड्यूल सॉल्व करो, आपको धीरे धीरे कम से कम मॉड्यूल्स हम मानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे बहुत सारा मॉड्यूल्स में बहुत सारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक भी लेवल तो पकड़ो, पहले प्रीवियस ईयर ही पकड़ लिए, प्रीवियस ईयर या नहीं तो एक्सरसाइज 1 को हम पूरा कर लेंगे सॉल्व, एक्सरसाइज 1 को पूरा। और मैं बोला हूँ कि एक्सरसाइज को करने के पहले उसके 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 जो मटेरियल्स में जो दिया हुआ फैक्ट, एक एक लाइन का रिएक्शन दिया है, उसको आप एनालाइज करके दिमाग में रखने की कोशिश करें। आप लोग जैसे जो भी आपका मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस है उसका एक एक एक्सरसाइज हर एक चैप्टर्स का बनाया क्या आप लोगों ने? ये सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सर एक्सरसाइज 1 बना लिया है सर। सबका बना लिया, सब जितना भी है नाइट्रोजन कंपाउंड ये सब जो मॉड्यूल में जितना दिया हुआ सब बना ली? सर एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन तक बना। अच्छा, चलो तो वो सब उसको धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट करके ना धीरे धीरे बनाओ। जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो फिर वो चीज दिमाग में रहेगा ही नहीं, समझ रहे हो? तो अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ाओ और उसको याद करो, धीरे धीरे याद हो जाएगा, करने वाला करता ही है। तो आप लोग भी उसको दिमाग में ज्यादा से ज्यादा रिविजन्स करो। रिविजन्स करने के बाद क्वेश्चंस के फॉर्म में भी क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो वो भी एक रिविजन का ही पार्ट है। क्वेश्चंस हम बना रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बनता है तो हम कॉपी अपने पास रखें, कॉपी को एक बार थोड़ा सा प्लस माइनस करके देखेंगे कि कहाँ पर कॉपी में पढ़ाया गया, उसको एक बार रिफर करेंगे, फिर बना लेंगे उसको। हाँ, ऑर्गेनिक में कौन मानता ज्यादा हूँ बेसिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है, पर सर थोड़ा tricky लग कौन ज्यादा बेसिक है कौन ज्यादा एसिडिक है, मैं समझा नहीं। तो एक क्वेश्चन पेपर में 2-3 क्वेश्चन था ना, कौन ज्यादा बेसिक कैरेक्टर है, कौन ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है सर, वो क्वेश्चन गलती हो। अच्छा, तो हमको क्वेश्चन वो वाला भेजना कि कौन सा एसिडिक है कौन, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आप बोल रही हो। कौन ज्यादा एसिडिक है ऑर्गेनिक में? हाँ सर, वो नाइट्रोजन का कंपाउंड था, ऑक्सीजन का कंपाउंड था, तो कौन ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, कौन ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, कौन ये वाला जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें? हाँ सर। अच्छा, आप एक बार क्वेश्चन मुझे भेजना फिर मैं उसको बताऊंगा, ठीक ना? ओके सर। ठीक है, चलो, क्योंकि देख रहा हूँ ना कि आप लोग का मार्क्स अभी अभी देख रहा हूँ कि 100 क्रॉस रेयरली एक कोई कर रहा है, तो इस तरह थोड़ा लेवल उसमें मेहनत अपना एफर्ट लगाओ, ये एफर्ट। क्योंकि अगर आपको सही में लाना है, पोजीशंस लाना है, तो केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट 130 प्लस रखना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री में 130, फिजिक्स में 130 और बायोलॉजी में 300 प्लस रख लिया तो समझो कि यू आर इन द लिस्ट। थोड़ा सा अपना एफर्ट बढ़ाओ उसमें। चलो, यहाँ पर देखो, ये सभी मैं बता चुका हूँ कि अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग, और ये तीनों अभी आज ही मैं क्लास ही से शुरू किया था, अगर आपको याद हो, क्लास ही शुरू किया था। ये तीनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। मैं ये नहीं बता सकता हूँ कितना बार पूछे होंगे, बट ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों हीटिंग इफेक्ट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम डाइक्रोमेट, तो ये ध्यान रखना। अमोनिया तो बनता है, जैसे इन जनरल हीटिंग इफेक्ट देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका हीटिंग किए तो अमोनियम आयन H प्लस देगा और ये Cl माइनस कंबाइन करके HCl प्लस अमोनिया बना लेगा। बट यहाँ पर जो एनायन पार्ट होता है ना, एनायन पार्ट क्या होता है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाला जो अमोनिया बनता है उसको ऑक्सीडाइज कर नाइट्रोजन गैस बना लेता है। और पिछले क्लास तो मैं मैकेनिज्म के साथ बताया था, मैकेनिज्म की कैसे होता है, और आपको कॉपी में भी दिया होगा, उससे भी आप समझ सकते हो। मैं पिछले क्लास में मैकेनिज्म के साथ
सर आवाज नहीं आ रहा है सर। क्या हो गया? हाँ सर। हाँ चलो। जब भी अमोनिया को हम अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ नेस्लर रिएजेंट से पास करते हैं, नेस्लर रिएजेंट ये ध्यान रखना किया, इसका फॉर्मूला होता है K2HgI4। अल्कलाइन K2HgI4 इज कॉल्ड नेस्लर रिएजेंट। तो नेस्लर रिएजेंट पास कराओगे तो ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन होगा। ये रिएक्शन दिया हुआ देख लो, अल्कलाइन मीडियम है तो ये अल्कलाइन K2HgI4 है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर कर, ये ध्यान रखना HgOH अमोनिया और इधर आयोडीन, इसको हम लोग बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस, यही ब्राउन कलर का बनता है। अगर ब्राउन कलर का ये जो ब्राउन पीपीटी मिलेगा, आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस मिलेगा, तो आप ये क्या दिमाग लगाओगे कि अमोनिया ही होगा। तो ये क्या ध्यान रखना, अमोनिया का टेस्ट क्या होता है, नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, अल्कलाइन K2HgI4, इसको नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं। चलो तो ये भी ध्यान रखना, अमोनिया का टेस्ट क्या होता है, नेस्लर रिएजेंट। अब ये ऑक्साइड्स पर आ जाओ, ऑक्साइड्स भी ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से ध्यान रखना 5 ऑक्साइड कैसे याद रखोगे, ये पांचों ऑक्साइड को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर पहले एक बार। एक पहला ऑक्साइड है, यहीं से शुरू करूंगा, N2O। दूसरा ऑक्साइड है दैट वन इज NO। तीसरा ऑक्साइड है दैट इज N2O3। चौथा ऑक्साइड है N2O4। पांचवा ऑक्साइड है N2O5। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर पहले देखो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2, यहाँ पर देखोगे तो +3, यहाँ पर देखोगे तो +4 और यहाँ पर देखोगे तो +5। ये 5 ऑक्साइड्स है, पांचों ऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और ऑक्साइड बताऊंगा दैट इज NO2। NO2 NO2 बेसिकली इट इज ए डाइमर ऑफ N2O4। तो ये बेसिकली 5 तरह का ऑक्साइड नाइट्रोजन का होता है। इसमें से ध्यान रखना दो ऑक्साइड N2O और NO जो होता है न्यूट्रल नेचर्स का होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। तीन न्यूट्रल ऑक्साइड, तीन न्यूट्रल ऑक्साइड जो अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं, कौन कौन सा 3 न्यूट्रल ऑक्साइड से बताओ जल्दी सर। सर CO N2O and पिछले क्लास में CO बताया था, CO न्यूट्रल नेचर का होता है, बट CO2 कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर्स का। एसिडिक नेचर, एक चीज दिमाग में ध्यान रखना, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। जैसे यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन का ये दोनों ऑक्साइड न्यूट्रल नेचर का है, बट जैसे जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ना, ये तीनों ऑक्साइड जो देखोगे एसिडिक नेचर्स का है। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। जैसे अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दूं, यहाँ पर थोड़ा सा लिंक करने के लिए, ये दिमाग में बैठ जाए आपका, कि एक ले रहा हूँ P4O6 और एक ले रहा हूँ P4O10, अगर ये मैं पूछ दूं कि विच वन इज मोर एसिडिक, तो क्या बोलोगे बताओ, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक? P4O10, बिल्कुल गुड, क्योंकि इसमें +5 ऑक्सीडेशन फॉस्फोरस का, और इसमें देखोगे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, 6 ऑक्सीजन -2 मीन्स राइट हैंड साइड जाएगा तो 12/4 करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। इसको पानी में डालने पर कौन सा एसिड मिलता है बताओ, +3 वाला ऑक्सी एसिड कोई है ऐसा, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस H3PO3, इसको डालेंगे तो H3PO4 और इसको डालेंगे तो H3PO3। फॉस्फोरस का 3 मेन ऑक्सी एसिड है, एक फॉस्फोरिक एसिड जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और एक होता है फॉस्फोरस एसिड जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और एक और होता है दैट वन इज H3PO2। H3PO2 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, H3PO2 कितना सर 1।
हाँ बिल्कुल गुड, 1 होता है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल भी सकते हो, 2 ऑक्सीजन -4 और हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन है तो +3 और ये -4 दैट इज -1, राइट हैंड साइड जाएगा तो +1 होता है, तो ये सब ध्यान रखना है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके ऑक्साइड लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर वगैरह तो ऐसे मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता दिया, बट यहाँ पर फिर से मैं एक बार बता दूंगा। पहला ऑक्साइड जो है N2O, आपको पता होना चाहिए, इसका नाम पहले देखो। एक जनरल नेम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, हर एक ऑक्साइड को नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे, बट कंडीशन इज दैट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा। जैसे इसको नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड बोलेंगे, जैसे इसको नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। एक तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन, और एक रिप्रेजेंटेशन है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे, इसको हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, या इसका एक और नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, इसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ये दिस वन इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड दिस वन इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये सब नाम भी देख लेना, नाम भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें ये मैं बताया हूँ कि ये दोनों जो ऑक्साइड्स है न्यूट्रल नेचर का होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। एक हीटिंग इफेक्ट, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि अमोनियम नाइट्रेट का हीटिंग करते हैं तो N2O मिलता है, लाफिंग गैस मिलता है। ये कलरलेस गैस है, न्यूट्रल होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर भी बना दिया हूँ कि 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये इस तरह का। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये दोनों के बीच क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम प्लस माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो देने वाला है उसके ऊपर प्लस कर दो, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस दे दो, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर देखो। और इन दोनों में रेजोनेंस भी हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पर देख सकते हो, ये ऑक्सीजन अपना जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या होगा, ये नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड टूट कर इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा, इस तरह का आप देख रहे हो। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा ऑक्साइड है दैट वन इज NO। तो NO में देख लो, इसका नाम तो मैं बता ही दिया। हाँ, ये वाला रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रिपरेशन मेथड है। क्या है, जब ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट का जब भी FeSO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, एसिडिक मीडियम है, ये एसिडिक मीडियम है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको रिड्यूस करके +3 से रिड्यूस कर क्या करेगा, +2 का नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। खुद यहाँ पर देखोगे, ये आयरन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या होगा, इसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया, ये तो ऑक्सीडाइज कर दिया, और खुद क्या होगा, रिड्यूस होकर खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, +3 में चला जाएगा। +3 मतलब ये फेरिक सल्फेट बनाएगा, फेरिक सल्फेट। ये इसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया फेरिक सल्फेट में। या इसके टर्म्स में देखोगे तो ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सामने वाला को तो ऑक्सीडाइज कर दिया +3 में, और खुद रिड्यूस हो गया, +3 से +2 में चला गया। मतलब ये बोल सकते हैं ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साइमल्टेनियस रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या, ये एक NO का बनाने का मेथड है। अब ये एक ब्राउन रिंग टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। ये ब्राउन रिंग टेस्ट, ये क्या होता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट का टेस्ट होता है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, नाइट्राइट। तो ये जब पहला रिएक्शन होगा ना, ये जो पहला ये रिएक्शन जो होगा, तो इसमें क्या देखा, ये जो नाइट्राइट क्या हो गया, रिड्यूस होकर, सामने वाला को तो ऑक्साइड किया, खुद रिड्यूस होकर NO में बना। ये जो NO यहाँ पर बन रहा है, NO जो बन रहा है, ये जो FeSO4 जो बचा हुआ थोड़ा सा रह जा रहा है ना, इसी के साथ कंबाइन कर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है समझो, ये जो FeSO4 है, FeSO4 अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको हम इस तरह लिखते हैं, FeH2O6 सल्फेट। ये क्या है, FeSO4 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह लिखना पड़ेगा। और NO हमको पता है कि लिगेंड है, ये दोनों क्या करेगा, आपस में कंबाइन कर ये एक तरह का ब्राउन देखोगे, इसके इंटरफेस पर एक ब्राउन रिंग बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट।
तो ब्राउन रिंग टेस्ट बेसिकली क्या है, नाइट्रेट और नाइट्राइट का टेस्ट है। ये बात ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट और नाइट्राइट का टेस्ट है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स में मैं ये भी बोला था, इसमें क्या करते हैं ना, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछना शुरू कर दिए हैं। तो ध्यान रखना कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और उसमें जो NO होता है ना, NO, ये जो NO होता है, यहाँ पर ये देखो न्यूट्रल है, बट इस जब ये कॉम्प्लेक्स बना लगता है ना, तो ये NO का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाता है, +1 होता है। और मैं ये भी बताया था कि ये NO से NO+ में जाना, NO+ में कन्वर्ट इजिली हो जाता है, क्योंकि इसके ये जो NO का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो एक इलेक्ट्रॉन्स है, वही लूज कर क्या करता है, ये NO+ में कन्वर्ट होता है। चलो, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलो, तो नेक्स्ट ऑक्साइड है, दैट वन इज N2O3। N2O3 का देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ करते हैं। N2O3 को मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं? क्योंकि जब आप NO, अभी इसके पहले NO पढ़ा और मैं NO2 भी पढ़ाऊंगा, ये दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा, N2O3। ये भी ध्यान रखना, ये क्या है, एक ब्लू कलर सॉलिड है, ब्लू कलर सॉलिड N2O3, इट इज ए ब्लू कलर सॉलिड। इसके पहले जो देख रहे थे, दैट इज NO एंड N2O, ये क्या है, गैस है, बट N2O3 क्या है, एक ब्लू कलर सॉलिड है। इसका नेमिंग भी देख लेना। नेमिंग तो मैं बता दिया हूँ कि इन जनरल नाइट्रोजन ऑक्साइड सबको बोल देंगे, बट कंडीशन इज दैट नाइट्रोजन के बगल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा। और एक दूसरा प्रिपरेशन मेथड है क्या, N2O4। N2O4 क्या है, N2O4 और NO का रिएक्शन कराओगे तो N2O3 बनेगा। हाँ, ये क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है, ब्लू कलर सॉलिड होता है। इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, ये भी पूछते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह सिमेट्रिसिटी मेंटेन मत करना शुरू कर देना कि इस तरह से बना देना, ये बनाओगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या, सॉरी, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो इस तरह मत बना देना, ये गलत होता है। ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ये मत बना देना। ये ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, एक नाइट्रोजन पर क्या देना, 2 ऑक्सीजन, और दूसरा नाइट्रोजन पर 1 ऑक्सीजन देना। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में गलत मत कर देना, क्योंकि सब ऑक्साइड दे देते हैं, ऑक्साइड देते हैं और पूछते हैं कि इसमें N, किसमें क्या होगा, N सिंगल बॉन्ड N होगा कि ऐसे पूछ देते हैं कि इसमें NN बॉन्डिंग है, कौन सा ऑक्साइड में NN बॉन्डिंग है। तो ये आप देख पा रहे हो ना कि इस स्ट्रक्चर में क्या NN बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डायरेक्ट बॉन्डिंग है। क्या N2 क्या N2O में ऐसा था क्या, N2O में NN बॉन्डिंग था, N2O में NN बॉन्डिंग था क्या, था ना? N हाँ ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, NN बॉन्डिंग मतलब नाइट्रोजन के बीच या तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी। NN बॉन्डिंग बोलने का मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए। हाँ, पूछेगा कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो आप बताओगे। बट NN बॉन्डिंग बोलने का मतलब या तो सिंगल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड, मतलब NN के बीच में डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए। चलो, तो इसमें है क्या, इसके बाद जो बताया था NO में है क्या, उसमें तो एक ही नाइट्रोजन है, तो उसमें तो सोचना ही नहीं है। NN बॉन्डिंग के लिए एटलीस्ट 2 नाइट्रोजन होना चाहिए। चलो, नेक्स्ट है N2O4। N2O4 में क्या, N2O2, N2O2, अभी मैं N2O2 बनाना सिखाऊंगा। N2O2 को डायमराइज, N2O4 क्या है, इट इज बेसिकली इट इज ए डायमर ऑफ N2O। देखो, ये जो NO2 है ना, NO2 का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ एक बार के लिए। देखो, NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखो, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये N2O है, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ये भी ध्यान रखना है कि N2O इज ए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, N2O नहीं, सॉरी, NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है। तो ये क्या करता है, अपना दूसरा NO2 मॉलिक्यूल्स के साथ तुरंत क्या करता है, मिलकर क्या बनाएगा, डायमर बना लेगा। ये क्या करेगा, तुरंत ये दोनों मिलकर क्या बनता है, डायमर बना लेता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O4।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा N2O5 का। N2O5 का स्ट्रक्चर क्या कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो। क्या करेंगे हम, यहाँ पर बीच में एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देंगे। ये हो गया N2O5 का स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पर क्या NO2 का स्ट्रक्चर भी सिखा दिया। NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, क्या करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर N2O4 में एग्जिस्ट करना चाहता है। N2O5 का भी स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये समझना है कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो आपके कॉपी में कौन सा होगा, NO2। NO2 के बारे में वो कैसे प्रिपेयर होता है ये भी देख लीजिए। हाँ, तो किसी भी जैसे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का हीटिंग करते हैं तो क्या बनता है, NO2। NO2 का कलर ध्यान रखना, रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस। मतलब उसका भी एक सॉलिड जो बताया था ना थोड़ा देर पहले, दैट इज N2O3, N2 मिक्स्ड ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। तो उसका भी कलर ध्यान रखना, कलर ध्यान रखना। और ये भी NO2 क्या है, एक ब्राउन रेडिश ब्राउन गैस होता है। रेडिश ब्राउन गैस एसिडिक नेचर का होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है। और बाद इसके बाद क्या है, N2O5 का प्रिपरेशन मेथड देख लो। क्या करता है, P4O10। P4O10 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। P4O10 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो सामने वाला से क्या करेगा, पानी निकालेगा। जब ये पानी निकालेगा ना, इससे पानी निकालेगा, तो ये क्या है, एक ऑक्सी एसिड है। ये ऑक्सी एसिड कैसे बना होगा, आपको पता है, ये ऑक्सी एसिड जब हम N2O5 को पानी में डाले थे तब ये बना था HNO3। तो ये क्या करेगा, जब हम इससे पानी निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो क्या बन जाएगा, N2O5 बन जाएगा। और सामने वाला पानी लेकर क्या बनेगा, ये ऑक्सी एसिड बन जाएगा। कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा, जिसमें सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम जानते हैं कि P4O10 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। ये क्या करेगा, फॉस्फोरिक एसिड बना लेगा। तो ये कैसे, ये N2O5 बनाने का मेथड हो गया। ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है और एसिडिक ऑक्साइड होता है। और ये स्ट्रक्चर अभी मैं सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बीच में देना पड़ेगा तभी ये तो N2O4 है, ऑक्सीजन देंगे तभी तो ये N2O5 होगा। चलो, तो ये समझ में आ गया N2O5 को कैसे बनाना है, क्या स्ट्रक्चर है डिफरेंट सर ऑक्साइड्स का। वहां पर HPO3 होगा। ये वाला हाँ नहीं नहीं सर, नहीं हाँ सर। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर तो हाँ, H3, ये जो होगा ना H3PO4 होगा। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगा +5, और यहाँ पर H3PO4 में भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, समझा। इसलिए सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड ये सामने वाला से क्या करेगा, पानी खींच लेगा और अपना ऑक्सी एसिड बना लिया। और ये इसका जब पानी निकल जाएगा तो N2O5 बन जाएगा। तो ये H3PO4 होगा, H3PO3 नहीं, समझा। हाँ सर, हाँ सर। ओके, चलो। P4O6 डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, P4O10 इज वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम बताऊं, जैसे P4O10, फिर कैल्शियम, एनहाइड्रस NCERT में कैल्शियम। इसका रिएक्शन HPO3 है। क्या क्या क्या, एनसीईआरटी में क्या दिया हाँ है, सर, बुक। सर NCERT में HPO3। डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड N2O5 का रिएक्शन HNO3 के HPO3 है। अच्छा, सर हाइड्रोजन नहीं। P4O10 के साथ रिएक्शन कराकर H3PO3 बनाया है। हाँ सर, 4 यस सर। 4 HPO3 है। अच्छा अच्छा, एक बार मैं चेक कर लूंगा इसको, समझा। एक बार मैं चेक कर लूंगा, फिर उसके बाद ओके थोड़ा, ये H3PO4 है, बट मुझे तो लगता है कि H3PO4 ये होना चाहिए, क्योंकि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाना चाहिए। सर यहाँ चलो पर एक बार इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर तो शायद 3 है ना सर। किसका किसका, H3PO4 में फास्फोरस का, H3PO4 में, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर? इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट ये +5 है, ये +5। H3PO4 में सर। H3PO4 में नहीं बाबू, यस सर। H3PO4 हो ना, H3PO4 में ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, मिस माइनस है। N हाँ फैक्टर सर, +5 है। +3 होगा, लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट तो +5 ही होगा। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर से सुनो, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। अगर इसका n फैक्टर्स पूछे या हम इसका अगर बेसिसिटी पूछे तो आप बोलोगे 3, क्योंकि ये 3H+ देगा, समझे ये चीज। यस सर, यस सर, ये यस सर, 3H+ देगा, इसलिए इसका n फैक्टर 3। बट अगर हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूं तो +5। यस सर, यस सर। चलो,
हाँ, तो इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ H3PO4 है या H3PO3 है, उसके बाद आगे बढ़ो। उसके बाद ये भी नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में सर, एनसीईआरटी में H3PO3 नहीं है, HPO3 है, HPO3 मतलब मेटा टाइप HPO3 अच्छा, हाँ HPO3 है ना, ये हाँ। सर HPO Yes, sir. HPO3, तो इसको मेटा, इसमें भी देखोगे तो कितना है, ये 3 6, इसमें भी तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सर देखो वो ये H3PO4 शायद वो कंपाउंड फॉर्म करेगा देखो मेटा। देखो देखो देखो, इधर सुनो, इधर सुनो। जब इसका ये जो है ना, इसका मैं हीटिंग, इसका मैं हाइड्रोलिसिस स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। तो अगर HPO3 भी दिया हुआ है ना, तो वो भी सही है। अगर हम यहाँ पर देखो, समझो इसको, ये समझना थोड़ा जरूरी है। अरे रुक जाओ, इसी इसी चैप्टर्स में ना मैं फोस्फोरिक एसिड का, ये क्या बोलते हैं, फोस्फोरस कंपाउंड्स का, जो फोस्फोरस का ऑक्साइड्स है ना, उसका मैं हाइड्रोलिसिस बताऊंगा। तो हाइड्रोलिसिस बताऊंगा ना, तो पहले पहले क्या होता है ना, कि जब थोड़ा सा पानी, देखो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो यहाँ पर। ये जो आपका P4O10 है ना, P4O10, तो P4O10 में अगर हम थोड़ा सा पानी सप्लाई करेंगे ना, अगर P4O10 हम जानते हैं कि ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है मतलब क्या, दूसरे का पानी निकाल लेता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब यही होता है। तो अगर ये थोड़ा सा पानी निकला, अगर ये थोड़ा, किसी भी सब्सटेंस का थोड़ा सा पानी निकलता है ना, तो सबसे पहले ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड ही बनाता है। क्या मैं बोला, इसको समझो अच्छी तरह से। अगर अगर ये थोड़ा सा पानी लेगा तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। थोड़ा सा और ज्यादा पानी दूसरे का निकाल लिया तो क्या बनाता है ना, पता है, इसको पायरो, पी, इसको बोलते हैं H2P4 या H4P2O7, इसको पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। और बहुत ज्यादा पानी निकाल लेगा ना, तो फॉस्फोरिक एसिड बना लेगा। क्या बात समझ में आ रहा है या नहीं, बताओ। यस सर। सबसे पहले अगर थोड़ा सा हाँ, पानी निकाला तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, उससे थोड़ा और ज्यादा पानी निकाल लिया तो हम लोग बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अगर एक्सेस में पानी निकाल लेगा तो क्या बन जाएगा, फॉस्फोरिक सर एसिड बन जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। तो आपके जो बुक में लिखा हुआ ना, बुक में जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड लिखा हुआ है, वो भी सही है। उसमें कंसेंट क्या लिया है कि वो थोड़ा सा पानी निकाला है। बट मैं जो रिएक्शंस आपके कॉपी में इसमें लिख बता रहा हूँ, उसमें मैं ये यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पानी निकाल ले रहा है। समझ रहे, इसलिए क्या बना लिया, H3PO4। ओके सर। yes, sir. इसलिए दोनों, आपके बुक वाला भी रिएक्शन सही है, और ये इसमें भी जो रिएक्शन लिखा हुआ है सही सही है। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा देखोगे +5 ही मेंटेन है फॉस्फोरस का। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे नीचे में कुछ रिएक्शन है, इसको एक बार थोड़ा सा देख लो, कि जब N2O का, यदि N2O का NOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शंस नहीं होगा। क्यों नहीं रिएक्शंस होगा, क्योंकि ये चीज दिमाग में रखना है, ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड का बेस के प्रेजेंस में क्या रिएक्शंस होगा, कुछ नहीं होगा। और ये तीनों का रिएक्शंस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज सीखने वाली बात है। क्या सीखने वाली बात है, कि जब हम इसके, ये एसिड है, ये N2O3 ना एसिड है, तो एसिड है, ये जो एसिड है ये बेस है। तो ये कौन सा एसिड है, N2O3 क्या है, इट इज एनहाइड्रस फॉर्म। तो आपको क्या करना है ना, दिमाग में ऐसा सोचना है कि N2O3 में एक ऐसा ऑक्सी एसिड इमेजिन करो जिसमें नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्या पता है ऐसा ऑक्सी एसिड आपको, इसमें नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो, नाइट्रोजन का 2 ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सी एसिड है। HNO2 हो जाएगा तो प्लस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, HNO3 में इसमें ध्यान रखना है, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ये मैच कर रहा है, ये ऑक्सी एसिड बनाएगा। अगर हम इसको पानी में डाल देंगे ना, तो ये ऑक्सी एसिड बन जाएगा। तो ये ऑक्सी एसिड बन जाएगा, ये ऑक्सी एसिड।
तो क्या करना, बेस में हमेशा क्या करते हैं, बेस का केटाइन और एसिड का एनायन मिलकर सॉल्ट बना लो, और फिर क्या करो, पानी निकाल दो, वाटर निकाल दो। इसी तरह यहाँ पर देखो, N2O5 को कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो आप इनडायरेक्टली क्या करो, इमेजिन करो एक ऐसा ऑक्सी एसिड इमेजिन करो जिसमें नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का केटायन, कैल्शियम ऑक्साइड का केटायन और एसिड का एनायन मिलकर क्या बना दो, सॉल्ट बना दो। समझ रहे हो प्रोडक्ट कैसे लिखना है। जैसे एक और है, नीचे में देखो, Yes. हाँ नीचे में, नीचे वाला थोड़ा समझने वाला है। क्या नीचे वाला समझने वाला है, क्या क्या समझना है, देखो यहाँ पर ये जो N2O5 है, N2O5 में देखोगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ, 4 sir. +4। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का कोई ऐसा ऑक्सी एसिड है ही नहीं। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है, ये जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +5 और +3 के बीच में है। इसलिए क्या करता है, जब इसको बेस के प्रेजेंस में ट्रीट कराएंगे या वाटर के प्रेजेंस में ट्रीट कराएंगे तो क्या करेगा, ये NaNO2 वाला भी प्रोडक्ट बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, NaNO3 वाला भी प्रोडक्ट बनाएगा और प्लस वाटर। समझ रहे हो ये चीज। जैसे Yes sir. यस सर। जैसे यहाँ पर एक और लिंक कराने के लिए बोल दूं, अगर मैं Cl2O को पानी में डाल दूं, Cl2O, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओगे कोई, +1 sir. +1। गुड, +1। तो +1 वाला कोई ऐसा बताओ, एसिड बताओ क्लोरीन का। तो क्लोरीन का देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड, ये भी सीरीज में बॉन्डिंग में बता चुका हूँ। तो इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसका जो मेन पेरेंट एसिड होता है, दैट इज HClO3, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम बताएगा कोई, इसको क्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड। ठीक है sir. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है क्लोरीन का, क्लोरीन का +5. ऑक्सीडेशन +5। गुड, +5। इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो पर आता है, पर, इसको क्या बोलते हैं, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा बताओ, क्लोरा हाइपो। नहीं नहीं, हाइपो नहीं, जैसे H3PO4, एक ऑक्सीजन और कम करेंगे तो अस आएगा, अस। इसको क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरस एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन और कम करेंगे तो हाइपो आएगा। समझ रहे हो, यही 5 जो ऑक्सी एसिड क्लोरीन का इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार नाम सुन लो, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो पर क्लोरिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्लोरस Chlorus एसिड, acid. और एक ऑक्सीजन और कम कर दिए तो हाइपोक्लोरस एसिड। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी ध्यान रखना, +7, +5, +3 और इसमें +1। तो अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि Cl2O को पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा, कौन सा एसिड मिलेगा, Cl2O को पानी में, HClO हो जाएगा। HClO, बिल्कुल HClO मिलेगा। अगर इसी तरह अगर पूछ दूं कि Cl2O4 को पानी में डालने पर क्या मिलेगा, तो क्या बोलोगे बताओ थोड़ा मुझे। पहले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ इसमें मुझे, +4 +4 हो जाएगा। +4। क्या +4 का कोई ऑक्सी एसिड है यहाँ पर, नहीं है सर, तो सर नहीं है। ClO2 एंड ClO3 दोनों हो जाएगा। गुड गुड गुड, मतलब ये इसमें जो +4 है ना, तो एक +5 भी वाला भी बनेगा और एक +3 वाला भी बनेगा। +5 वाला HClO3 बनेगा और +3 वाला HClO2 बनेगा। क्या ये समझ में आ रहा है बताओ। Yes sir. और चलो बिल्कुल, चलो तो ये सब थोड़ा थोड़ी बातें ध्यान रखना है कि जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बनता है, ये फिक्स रूल है। तो इस तरह अगर सोचोगे ना तो धीरे धीरे रिएक्शन जो होता है ना, रिएक्शन जो रटने वाला जो क्राइटेरिया होता है ये धीरे धीरे कम होगा। हाँ, रिएक्शंस को तो थोड़ा बहुत रटना ही पड़ेगा,
बट थोड़ा थोड़ा मैं मतलब जैसे चीजें को लिंक करके रिएक्शन जो रटना बहुत ज्यादा जो रटना है ना थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ सर। चलो तो आज के लिए इतना ही छोड़ देता हूँ यहीं पर। नेक्स्ट क्लास जो होगा हम क्या करेंगे, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन तो एक बार पढ़ कर आइए, जरूर पढ़ कर आइएगा, क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड में बहुत सारा चीज लेंदियर चीज दिया गया है। तो क्योंकि इसका जो मेटल के साथ जो बिहेवियर होता है ना अलग अलग है। ये जो नाइट्रिक एसिड है ना किसी मेटल के साथ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन शो करता है। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जो ये जो है ना ये वाला पार्ट ये तो सब याद करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा, देखो इसको। ये जैसे देखो एक पहला क्या है ना, एक तो गोल्ड प्लेटिनम के साथ तो ये रिएक्शन ही शो नहीं करता है। एक नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस कैसे शो करता है, नॉन मेटल HNO3 नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन शो करता है। फिर उसके बाद एक टाइप होगा मेटल के साथ, मेटल के साथ में भी रिएक्शन से डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक पहला है कि जो कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। दूसरा है कि ऐसा मेटल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है। और तीसरा तरह का टाइप देखोगे मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है। तो इतना तरह का रिएक्शन देखोगे। तो एक बार जरूर पढ़ना है। इसी के साथ नाइट्रिक एसिड, इसी के साथ नाइट्रोजन का जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं खत्म हो जाएगा। मोस्टली मैं कंपाउंड्स पर फोकस करूंगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टी और छोटे छोटे केमिकल प्रॉपर्टी दिया हुआ है ना तो उसको आप खुद से पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि देखो अगर मुझे टाइम बचेगा ना, टाइम बचेगा, वो जो वहां से मैं टाइम बचा रहा हूँ उस पर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिएक्शन पार्ट पर आप पर काम कर रहा हूँ कि रिएक्शन थोड़ा समझने का ट्रेंड आपको समझ में आए, जिससे चीजें आपको और थोड़ा इजी लगेगी। चलो तो नेक्स्ट जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको पढ़कर आओगे ना अगले क्लास में कल। यस सर। चलो ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। सर।